नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हूं कामरान। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। लूटकांड एनकाउंटर में परिजनों के हिसाब से झोल, सीबीआई से की जांच कराने की मांग। सोमवार को कोतवाली में हुई लूट में पुलिस की फजीहत होने लगी है। जिसे पुलिस अपना गुडवर्क दिखा रही थी, उसे परिजनों ने फर्जी करार दिया है। परिजनों ने बरेली पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि बरेली की पुलिस 6 तारीख को कपिल और अशोक दोनों को घर से उठाकर अपने साथ ले आई थी। मारे गए युवक संभल के थाना असमौली निवासी अशोक व कपिल बताए जा रहे हैं। जैसे ही परिजनों को इसकी सूचना मिली, वो देर रात ही बरेली पहुंच गए। उन लोगों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसको लेकर वो सीबीआई के द्वारा जांच कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं अशोक के पिता ने बताया कि वो उनके साथ स्कूल की वैन चलाता था। 6 तारीख को पुलिस उन्हें घर से उठाकर ले आई। सोमवार को उन्हें सूचना मिली कि उनका एनकाउंटर कर दिया गया है। उनकी मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं एक सवाल और उठता है कि आखिर 6-7 लोगों में से पुलिस के हाथ से और बदमाश कैसे निकलकर भाग गए। इसकी जानकारी देते हुए मृतक अशोक के पिता ने बताया, मेरा लड़का तो बिल्कुल बेकसूर मारा गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटे लाल है। क्या हुआ जरा? बिल्कुल सीधा ढलाई भरी की नौकरी कर रहे हैं हम दोनों बाप बेटा। घर पे आया है, इसके भाई को और मेरे लड़के को उठा के लाए पुलिस वाले, दो ही लाया कर यहाँ एनकाउंटर दिखाते। अब जो चोरी करेगा या कुछ भी करेगा तो अपनी बाइक से थोड़ी आएगा। पुलिस वाला बाइक लाया, उन्हें गाड़ी में घेरा। छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा परिवार है, बिल्कुल लुट गए। हम तो रिश्तेदारी सारा कारोबार उसी के ऊपर तो ना हो। हमारा लोग हैं जाति से भी हम तो बिल्कुल लुटपिट गए। हम ना रहे कहीं। हम तो चाहते हैं इंसाफ हो सर। इंसाफ मिलना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, तरीके से जांच होनी चाहिए। अगर मेरा लड़का दोषी है तो बिल्कुल फांसी दो और हमें भी मार दो, चाहे जान से। बिल्कुल मानने को तैयार है। इससे पहले कोई केस वेस नहीं सर, कहीं से भी थाने से कहीं से रिकॉर्डिंग तुम देख लो, इंदिरापुरम से, कबीरनगर से और यहाँ नंगली थाने से, असमौली थाने से। उसका अशोक है। वहीं मृतक कपिल के भाई ने कहा, ये 7-6 तारीख की बात है। ये यहाँ से फ़ोन आया कपिल के पास, बोला आजा मिलने। कोई जान पहचान का था, कोई सिपाही। वो शायद पहले अमरोहा रहा हुआ है, आपकी तो पता नहीं कहाँ पर है, यहाँ पर ही है शायद। अब पता चला है बात को। उसके बाद बोला आजा मिलने, कुछ काम है। तो भाई मुझे लेके चला गया गाँव से बाहर। भाई मेरा लेके गया, बोला चलना है। तो उसमें एक मैं भी जानता हूँ, भाई की जान पहचान का था। तो बोला यार चलना है, ऐसा ऐसा बात है और एक जानकारी दे दे यार, एक कोई लूट हुई है। इस तरह की बातें करी उससे। वो मना करने लगा कपिल। मैंने मना करी, मैंने कहा तू नहीं जाएगा कभी भी। वो बोले नहीं यार तुझे यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है। मैं उसमें बस एक को जानता हूँ, कपिल को जानता था, और को नहीं जानता। शादी वर्दी में थे सब। और बोला अमरोहा जा रहा है, घंटे में आ जाएगा। हमने 1 घंटा वाट देखी, 2 घंटे वाट देखी, शाम तक हमने मतलब नहीं आया। जब हमें तो घबराहट हो रही थी। उसके बाद हमने फ़ोन करा अमरोहा, हमसे ये बताया गया था मैं एसओजी में हैं, अमरोहा एसओजी वाले। तो हमने अमरोहा पता करा तो बोला हम तो उठा के नहीं लाए, हमारा तो कोई बात नहीं, कोई हो ही नहीं है। मैंने कहा कि यार वो बंदा था जो पहले रहा था 2 साल पहले, बोला वो बरेली है वो लड़का, उन्होंने कहा। फिर हमने पता करा, हम पता कर ही रहे थे। 9 बजे मेरे पास आता है यहाँ से कोई मैडम का, बोला आप कपिल के भाई हो? मैंने कहा हाँ। बोला ऐसे ऐसे मुठभेड़ में यहाँ एनकाउंटर हो गया। और लाके यहाँ एनकाउंटर कर दिया। यहाँ दिखा रही है कि लूट करिए, लूट करते हुए पकड़े गए। 5:30 बजे लूट हुई है। अब जो अखबार इनका रही है, पुलिस जो बता रही है, 8 बजे पुलिस को खबर पता चलती है। 5:30 और 8 के बीच में तो सब बहुत दूर आदमी पहुँचेगा, क्यों रहेगा यहाँ। 2 बजे फिर इन्होंने 9 बजे से अभियान चलाया, बोला हम चेक इन का। फिर 2:30 बजे इन्हें पकड़े, एनकाउंटर दिखाते हैं। कोई लूट करेगा सर तो कोई क्या नाम है वहाँ पर ही रह जाएगा। आपको लगता है कि ये गलत हुआ? जी गलत नहीं है, नाजायज वहाँ से उठाकर इनका एनकाउंटर करा गया है सर। लड़के पे तो कोई केस भी ना है जो मेरा। अरे एक जो अशोक नाम है वो तो बेचारा आज तक उन्होंने थाना कोर्ट उसने तो कुछ देखा ही नहीं। वो अपनी इंदिरापुरम में गाजियाबाद में गाड़ी चलाता है, बच्चों की बहन। उसके 6 बच्चे छोटे छोटे, 4 लड़की है सर। 5 साल से उसके पास कोई केस ही लगा। उसमें पहले केस थे भाई पे, अब तो 4-5 साल से घर रह रहा है। कोई गांव में पता कर लो, कुछ ऐसा उसके पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने घर रह रहा था, पर इन्हें तो जान के करना था। मैं जो पुलिस वाले हैं सर, मैं उन्हें पहचान लूँगा जो भी उसे उठा के लाए वहाँ से। पर यहाँ दिखा रहे हैं कि नाम मैंने यहाँ मैंने लूट करता पकड़ा गया है। लूट हो भी गई 5:30 बजे। फिर इनके पास सारा कैश भी बरामद हो गया।
5:30 बजे कौन कैसे लेके जा रहा है, किसे पता चल रहा है साहब? तो सरासर गलत है पुलिस, सरासर गलत नहीं है, कतई नाजायज है। इन्होंने बहुत बुरा करा है, इनके आगे आएगी जो इन्होंने बच्चे बिना बाप के बच्चे कर दिए, वो छोटे बच्चे, उनको कौन करेगा? देशव्यापी हड़ताल के पहले दिन इनकम टैक्स विभाग में हुआ जोरदार धरना प्रदर्शन, जमकर लगाए सरकार के खिलाफ नारे। पुरानी पेंशन बहाली समेत 17 सूत्रीय मांगों को लेकर 8 व 9 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल चल रही है, जिसके चलते आज इनकम टैक्स ऑफिस में कर्मचारियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस हड़ताल में कई संगठनों ने अपना समर्थन दिया है, जिसमें बरेली कॉलेज के अस्थायी कर्मचारियों का संगठन, कर्मचारी कल्याण सेवा समिति, ऑटो रिक्शा चालक संघ समेत कई संगठन इस हड़ताल में सम्मिलित रहे। इस मौके पर हड़ताल के बारे में आयकर कर्मचारी संघ के जोनल सेक्रेटरी रविंद्र कुमार सिंह ने बताया के पीछे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो पहला मांग है वो यह है कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए और न्यू पेंशन को खत्म किया जाए, पहला ये डिमांड है। दूसरा डिमांड है कि सातवें वेतन आयोग की जितनी भी विसंगतियां थी उन विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए। यह एक माकूल समय है जिसमें कि हम अपनी मांगों को रखने जा रहे हैं। तीसरा है कि अनुकंपा पर आधारित जो 5% की सीलिंग है, अनुकंपा पर आधारित नियुक्ति की जो 5% की सीलिंग है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। एक केंद्रीय सरकार कर्मचारी का ये मांग है सरकार से। फिर कम से कम 30 से 40% तक वैकेंसी है, उस वैकेंसी को दूर किया जाना चाहिए तत्काल रूप से। यह हमारी सरकार से डिमांड है। हम इस आंदोलन के माध्यम से, 2 दिवसीय स्ट्राइक के माध्यम से इस सरकार को हम अपनी मांगों को रख रहे हैं। अगर ये पूर्ति नहीं करती है तो हम आगे अनिश्चितकालीन के स्ट्राइक पर जा सकते हैं, हमारा एक केंद्रीय नेतृत्व का कहना है। वहीं इसकी जानकारी देते हुए ट्रेड यूनियन फेडरेशन के महामंत्री संजीव मेहरोत्रा ने कहा, सरकार को मानना पड़ेगा। देश का 18 करोड़ मजदूर, कर्मचारी और तमाम श्रमिक वर्ग आज अगर सड़कों पे है तो ये सरकार को समझ लेना चाहिए, उसको आखिरी चेतावनी है। और अगर ये नहीं चाहती तो इसका वही असर होगा जो फरवरी 2014 की हड़ताल के बाद यूपीए सरकार का हुआ था। हमने डंका बजा दिया है, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। देशव्यापी हड़ताल के पहले दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। आप सबकी जानकारी ये बता दें, हम लोग सुबह से पूर्व घोषित देशव्यापी हड़ताल के पहले दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने दामोदर स्वरूप सेठ पार्क में इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस बीच उन लोगों ने बताया कि वर्तमान सरकार ने उनसे वादा खिलाफी की है, उनको अभी तक न्यूनतम वेतन वगैरह नहीं दिया जा रहा है, जबकि वो दिन रात मेहनत से काम करती हैं। इसी बीच सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो आने वाले लोकसभा चुनाव में नोटा का बटन दबाकर चुनाव की दिशा और दशा दोनों बदल देंगी। इस बीच दामोदर स्वरूप सेठ पार्क में मौजूद यूनियन की पदाधिकारी ने बताया, और हम लोगों की मांग जो है 2 दिवसीय ये हड़ताल है, हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, इसमें हम लोग भी सम्मिलित हैं। ये हमारी परमानेंट को लेकर मांग है। सरकार हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, न्यूनतम वेतन 18,000 कम से कम दे। ऐसे कितने आंगनबाड़ी हैं? यहाँ उपस्थित आंगनबाड़ियों की संख्या हमारे जिले में वैसे तो आंगनबाड़ी और सहायिका दोनों मिला के 5500 के करीब है, और यहाँ मुझे लग रहा है कि 4000 के आसपास संख्या होगी। इसके बाद सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री इकट्ठी होकर सैकड़ों की संख्या में विकास भवन पहुंच गई। वहां पर जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन किया। इसके बारे में जानकारी देते हुए विकास भवन में आई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने कहा, और सरकार ने वादा किया था कि 9,500 रुपये करते हैं, वो भी हमारे अभी
आगे बढ़ाई नहीं गई। ये हड़ताल हमारी मांग है जो हम लोगों को रिटायरमेंट पेंशन मिलती है 6,000 और हमारा वेतन जो है 18,000 18,000 जो है हमारा मांग है। इस मौके पर ओमवती गंगवार, नीता गंगवार, रामश्री गंगवार, राजेश्वरी, किरण सक्सेना, नीलम, रजनी, वेदवती, ममता मौर्य, रजनी सक्सेना, विनीता वगैरह मौजूद रहीं। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में दिया धरना, किया प्रदर्शन। सोमवार को देशव्यापी हड़ताल के पहले दिन उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर दामोदर स्वरूप सेठ पार्क में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार को राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू कर देना चाहिए। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसकी जानकारी देते हुए संघ के पदाधिकारी ने बताया, आज महासंघ के बैनर तले जितने भी घटक दल और परिसंघ हैं सब शामिल हैं 2 दिवसीय हड़ताल में। इसके संबंध में हम लोगों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर दिनांक 15 नवंबर 2018 को धरना दिया था और उसके बाद जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया था, जिसके संबंध में सरकार ने कोई सुध नहीं ली है, हमारी किसी भी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। मजबूर होकर हम लोगों को आज 2 दिवसीय हड़ताल पर जाना पड़ा है और अगर इस सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो एक बड़े आंदोलन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा करेंगे। आज देश एवं प्रदेश का समस्त कर्मचारी हड़ताल पर है सरकार की नीतियों के खिलाफ और यदि वो नहीं चाहते तो वो दिन दूर नहीं है, उन्हें सरकार से उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे हम कर्मचारी वर्ग के सभी समस्त कर्मचारी वर्ग। वहीं इस मौके पर भारी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस भी कूदी 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल में। देश में आज 2 दिवसीय हड़ताल का पहला दिन था, जिसको लेकर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के पदाधिकारियों ने इकट्ठे होकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया तथा अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन भी दिया। जिंदाबाद 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 इसकी जानकारी देते हुए एक पदाधिकारी ने बताया, यूपी में सारे जिसको कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के नाम से भी आप लोग आम भाषा में जानते हैं, आप लोगों को बताना चाहता हूँ केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ में आज पूरे भारत की 17 मुख्य ट्रेड यूनियंस जो भी हैं उसमें CITU जो हमारा संगठन है, एटक, इंटक, HMS सारे संगठन मिल करके आज की ये जो है हड़ताल हमारी जो है इसको कामयाब बनाने के लिए, ताकि जो जन विरोधी नीतियाँ हैं जिसमें कि तमाम जो मजदूरों के कानून है उनको समाप्त करने का जो प्रयास किया जा रहा है केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा, उसके खिलाफ में आज की हमारी ये रैली है। आज कल 2 दिन में चलेगी। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हमें यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर आगे के समाचारों पर। कर्ज के चलते युवक ने लगाई फांसी। महंगाई की मार, ऊपर से कर्जदारों की झड़प,
2 बच्चों के सर से बाप का साया उठाकर ले गई। थाना प्रेमनगर के बजरिया पूरनमल के रहने वाले 30 वर्षीय अंकित सक्सेना पुत्र अनिल कुमार सक्सेना ने अपने घर के नीचे बने दुकान में दुपट्टे से फांसी लगा ली। अंकित की 6 साल पहले बरेली की ही नेहा से लव मैरिज हुई थी। इस बीच उनके 2 बच्चे गुनगुन और 1 वर्षीय आरव हुए। क्षेत्रवासियों की माने तो अंकित का कामकाज ठीक से नहीं चल रहा था, जिसको लेकर उसने कुछ लोगों से रुपए उधार ले रखे थे। वो लोग आए दिन उसे प्रताड़ित करने लगे, जिसके चलते अंकित ने पहले अपनी पत्नी को मायके छोड़ा, फिर शाम को अपने घर के नीचे बनी दुकान में दुपट्टे से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। साकार संस्था बरेली एवं ब्रुक हॉस्पिटल फॉर एनिमल इंडिया द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर इंग्लैंड ब्रुक इंटरनेशनल से 3 डोनर महिला मेहमानों, फ्यानलाइज फेवरेट ब्रुक सपोर्टर, कोरेल पैट्रिशिया इंडियन ब्रुक सपोर्टर, मैरी आने ओलिविन ब्रुक इंडस्ट्री कोऑर्डिनेटर तथा ब्रुक के पीडीएम जमान द्वारा विकासखंड मीरगंज के ग्राम हुरूरी, विकासखंड क्यारा के ग्राम टांडा तथा विकासखंड मजगवा के ग्राम शिवनगर में भ्रमण करने आई। अश्व कल्याण कार्यक्रम के परियोजना प्रबंधक विजय कृष्ण तिवारी द्वारा पहले से व अब तक क्या बदलाव आए हैं, इस पर विस्तृत चर्चा हुई। आजमनगर बरेली से हजरत हुजूर सूफी मोहम्मद हसन शाह सुल्तानुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह क़द्दसल्लाहुल सिर्राहुल अजीज का बड़े शान शौकत के साथ बड़े पैमाने पर झंडा शरीफ मुर्शिदनगर भैसोड़ी शरीफ तहसील मिलक जिला रामपुर के लिए झंडा रवाना हुआ। इसकी जानकारी देते हुए उनके अकीदतमंद ने बताया, ये आजमनगर से भैसोड़ी शरीफ के अजीज मियां हुसैन साहब को उर्स का हर साल मोहल्ला आजमनगर से हाजी सूफी हिकमतुल्लाह साहब के निवास से जाता है और ये कुतुब खाना होते हुए, किला होते हुए, सीबीगंज होते हुए, बिडौलिया होते हुए और फतेहगंज होते हुए मिलक भैसोड़ी शरीफ पहुँचता है। ये कितने सालों से अब तक चल रहा है? ये करीब 10 साल से तो मैं ही साथ में जा रहा हूँ इसके। इस मौके पर फरमान, कलीम मियां, चांद वगैरह मौजूद रहे। भागवत कथा के 5वें दिन हुआ कान्हा व भोले का मिलन। श्री त्रिवटीनाथ मंदिर प्रांगण में कथा स्थल पर राधा रानी सत्संग समिति द्वारा पूज्य जया किशोरी जी के श्रीमुख से चल रही भागवत कथा के 5वें दिन कथा व्यास जया किशोरी जी ने भगवान शिव व कान्हा के मधुर मिलन का वर्णन किया। किसी और की नजर लगी है, लेकिन हाँ मैंने बहुत कम किया है। मुझे कड़ी से कड़ी नजर उतारना आता है। आप एक काम करिए, आप अपने लाला को मेरे सामने लेकर, मुझे रोने से समझ में आ रहा है कि उनसे बहुत तेज नजर लगी है किसी की। यशोदा मैया एक बार तो डरती है थोड़ा, फिर उन्हें लगता है क्या पता सच में कोई अच्छा व्यक्ति है जो नजर उतार सकता है। तब यशोदा मैया कमरे से ठाकुर जी को बाहर लेकर देखिए महादेव के दर्शन करते हैं, जिससे भक्त भाव विभोर हो गए। अब एक विशेष सूचना, हमारी खबरें देखने के लिए आप अपने मोबाइल के YouTube पर जाकर सिटी न्यूज बरेली को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबरें देने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 8954961313 या हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, डीडीपुरम, बरेली। समाचारों का यह सिलसिला यहीं खत्म होता है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।